अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सिविल 343 चैप्टर नंबर 13 जो कि रेलवेज़ का हमारा टॉपिक है उसके बारे में होगा। जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि हमारे इस बुक के अंदर 4 ज़राए जो आमद रफ्त मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनको हम लोगों ने स्टडी करना था जिसके अंदर पहला जो मोड था रोड के बारे में, उसके हमने तमाम फैक्टर्स को लास्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लिया था। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ज़रिया है उसको रेलवे का ज़रिया कहा जाता है, जिसकी हमने इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ लिया है कि ये एक सस्ता ज़रिया है और जिसके अंदर भारी सामान को भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ आसानी के साथ मुंतकिल किया जाता है। फिर उसके कुछ नुकसानात पड़े थे क्योंकि ये ज़रा सुस्त ज़रिया है, इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। फिर फ़ायदों के अंदर था कि इसमें ज़रिया सस्ता है, तो जो टिकट्स हैं वो इसकी सस्ती हैं, इस वजह से हमारा सामान कम खर्च के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर जाता है। तो बहरहाल ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं, कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसानात हैं। इन्हीं चीज़ को बैलेंस रख कर हमने देखना होता है कि इस भी ज़रिए का अब हमने इंतखाब कर लेना है। तो रेलवे सिस्टम का जो निज़ाम है ये नया नहीं है, ये काफ़ी पुराना है और पाकिस्तान बनने से पहले भी इसका जो ढांचा है वो बर सग़ीर के अंदर मौजूद था। तो पाकिस्तान ने इस हवाले से ऐसा कोई तरक्की नहीं की खातिर खा इन्होंने जो ऑलरेडी हमारी जितनी भी रेलवे लाइंस हैं उन्हीं को ही जस्ट इस्तेमाल किया है और कोई सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हमें इसके अंदर नज़र नहीं आ रही। अगर हम इसको ओवरऑल हिस्ट्री के साथ इस चीज़ को मैं कंपेयर कर लूँ तो इसकी जो डिफरेंट है हिस्ट्री, जो पाकिस्तान में पहली बार मंसूबा चला था वो 13 मई 1861 है। अब ये बेसिकली क्योंकि हिस्ट्री की जिक्र कर रहे हैं तो कराची का शहर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, तो वहाँ पर ये जो रेलवे का निज़ाम है ये 168 किलोमीटर जो है लंबे इसका एक ट्रैक बिछाया गया जो कराची और कोटरी को मिलाती थी। ये यानी एक इनिशियल एक स्टार्टिंग के ऊपर था, फिर इसी तरह कराची और किमाड़ी के दरमियान बनाई गई और इस तरह करते करते फिर ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर इस रेलवे का निज़ाम बढ़ता चला गया। तो करते करते जब पाकिस्तान बना तो उस टाइम जो रेलवे की लंबाई थी वो 11,068 किलोमीटर 11068 किलोमीटर थी। इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है, ये ऑब्जेक्टिव के अंदर आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर जो रेल की जो पटड़ी है उनके दरमियान जो फासला होता है उसको गेज कहा जाता है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टली जो पटड़ी जहाँ पहिए उसके रेल के आ रहे हैं उनके दरमियान जो फासला है उसको हम गेज कहते हैं। अब ये हर वक्त सेम नहीं होता, कुछ इलाकों में ये ज़्यादा है कुछ इलाकों में कम है। तो पहाड़ी इलाका जात के अंदर ये तंग हो जाता है, जबकि जो हमारे मैदानी इलाका जात है वहाँ पर ये ब्रॉड गेज है, यानी थोड़ा सा इसका रकबा बड़ा हो जाता है। तो इस हवाले से हमारी जो गेज है वो 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड की जा रही है। एक को ब्रॉड गेज का नाम दिया गया है, सेकंड मीटर गेज और थर्ड नैरो गेज। अब ये सिर्फ इनकी जो लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी जो ब्रॉड गेज है मीटर गेज है जो नैरो गेज है। मीटर का मतलब है कि 2 गेज जो 2 लेंथ है उनके दरमियान फासला 1 मीटर होगा या 3.28 फुटों के अंदर होगा। तो जैसे इजी रहे आप लोग उस सिस्टम के अंदर इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ब्रॉड गेज यानी मीटर गेज से ज़्यादा फासला हो तो ब्रॉड गेज है और मीटर गेज से कम फासला हो तो उसको हम नैरो गेज का नाम दे देते हैं। अब टोटल जो लेंथ है उसके अंदर 11,264 वो ब्रॉड गेज की है, 656 किलोमीटर मीटर की है और नैरो गेज की 754 किलोमीटर है। अब इनकी ब्रॉड गेज मीटर और नैरो इनकी अपनी लेंथ और इनकी जो पाकिस्तान में लेंथ है इसको आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना। अब मीटर गेज का मतलब है एक गेज जिसके 2 रेल के हिस्सों के दरमियान जो फासला है वो 1 मीटर है, यानी 3 फुट है, 3.28 फुट है। उस तरह की पटड़ी कितने फासले पर फैली हुई है तो वो फासला हमारे पास 656.6 किलोमीटर है। तो इसी तरह ब्रॉड गेज और नैरो गेज के भी आप लोगों ने याद कर लेने। ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का इम्पोर्टेंट है।
अक्सर औकात पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों का रिपीट होने में देखने में आप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट इसके फर्दर टॉपिक की तरफ मूव करेंगे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आई है उसी तरह रेलवे का जो सिस्टम है उसके अंदर भी जो एडवांसमेंट है वो हमें देखने को मिली है। अब शुरू के अंदर यानी इंजन को सिंपल एक मैं बात करूं, इंजन का रुख मोड़ने के लिए एक टेबल होता था जिसके ऊपर इंजन जाकर रुकता था, फिर मैनुअल हाथ की मदद से लीवर से घुमाते थे और वो गोल चक्कर के अंदर घूमता हुआ इंजन अपनी सिमत को तब्दील कर लेता था, फिर लीवर को एडजस्ट करके अगले ट्रैक की तरफ जोड़ दिया जाता था। तो ये मैनुअल एक सिस्टम था, वक्त दरकार ज़्यादा था इसके ऊपर और एनर्जी भी ज़्यादा दरकार थी। इस चीज़ को रिप्लेस कर लिया इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल की मदद से। अब इससे हादसात भी कम होते हैं और ओवरऑल जो टाइम है उसकी भी काफ़ी हद तक बचत होती है। अब इसी चीज़ को रेलवे का टर्न टेबल कहा जाता है। इसको आप करेक्शन कर लें, ये टाइम टेबल नहीं है, ये टर्न टेबल है। टर्न का मतलब है उसको मोड़ना, उसका रुख तब्दील करना। टर्न टेबल वो इलेक्ट्रॉनिक की मदद से चेंज किया जा रहा है। अच्छा, इसी तरह जो रेलवे का इंजन है इसके अंदर भी काफ़ी एडवांसमेंट आई है। शुरू में आपने देखा होगा इंटरनेट वगैरह पर आप लोग सर्च करें तो भाप से चलने वाला इंजन है। उसके बाद आप लोगों ने डीजल वाले इंजन भी देखे जो कि अभी भी काफ़ी कॉमन इस्तेमाल में है। और फॉरेन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक इंजन भी वहाँ पर अब काफ़ी इस्तेमाल है। और उनका फ़ायदा यह है कि वो तेज़ रफ्तार भी है और उनका जो कंट्रोल है वो बाकी इंजन की निस्बत काफ़ी बेहतर है और उसमें ओवरऑल मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। तो इसी तरीके के साथ रेलवे का जो ट्रैफिक है, ये ट्रैक है, उसको भी डिफरेंट तरीक़ों के साथ बेहतर करने की कोशिश कर ली गई है। अब उससे ज़्यादा हमारा पर्पज़ जो है वो, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि रेलवे ट्रैक के ऊपर जब भी गाड़ी सफ़र करती है तो काफ़ी ज़्यादा शोर आता है। तो इस चीज़ पर भी काफ़ी टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है कि ट्रैक्स में इस किस्म का मटेरियल लगाया जाए कि वहाँ पर शोर कम से कम हो और ओवरऑल जो ब्रेक का सिस्टम है वो वहाँ पर बेहतर तरीके से काम कर सके। अब इसी तरह कंटेनर सर्विस है जो कि हम माल गाड़ी कह सकते हैं, यानी डिफरेंट कंटेनर रेल के इंजन के साथ अटैच कर लिए जाते हैं जिनमें हम काफ़ी भारी सामान और काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर सामान को एक ही वक्त के अंदर और काफ़ी सस्ते ज़रिए के साथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ लेके जा सकते हैं। जस्ट इसके अंदर ओवरऑल टाइम ज़्यादा लग सकता है, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। इसी तरह आजकल काफ़ी जो सहूलियात हैं वो भी आप लोगों ने देखने को हमें मिल रही हैं कि सफ़र के दौरान आजकल ऐसी बोगियाँ आ गई हैं, ऐसे यानी इंजन के साथ उसकी मुख्तलिफ कैबन्स बनाए जा रहे हैं जो एसी वाले भी हैं, जिनमें टीवी वाली और सीसीटीवी कैमरे का भी बंदोबस्त है और बेहतरीन किस्म की शोर गुल और गर्दो गुबार से बचने का एक प्रॉपर एक अरेंजमेंट है। तो डिफरेंट टाइप्स की फैसिलिटीज़ भी आजकल वहाँ पर फराहम की जा रही हैं। अब इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो रेलवेज़ का निज़ाम है उसको हम स्टडी कर लेते हैं। इसमें जो चेयरमैन है, सरबराह है, उसको चेयरमैन कहा जाता है। जो आजकल हमने देखा है कि वजारत है, एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ है, वहाँ पर एक मिनिस्टर बनाया जाता है जो कि एक ओवरऑल रेलवेज़ का सरबराह कहलाया जाता है जो कि पूरे निज़ाम को कंट्रोल कर रहा है। फिर उसके नीचे एक वाइस चेयरमैन है, फिर जनरल मैनेजर और उसके बाद मेंबर फाइनेंस और डिफरेंट टाइप्स का मेंबर, फिर इंजीनियर जो कि उसको कंट्रोल करने में मदद फराहम करते हैं। और इसी तरह दीगर जो स्टाफ है जो कि रेलवेज़ को कंट्रोल करने में मदद फराहम करता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल हो रही हैं उनके अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि जितनी भी सब डिवीजन्स होती हैं वहाँ पर परमानेंट वे इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर ऑफ वर्क PWI और IOW होते हैं। अब जिनका काम होता है कि वो इंस्पेक्शन करें और किसी भी किस्म की ख़राबी को या किसी भी किस्म की जो प्रॉब्लम है उसको हायर अथॉरिटी की तरफ रिपोर्ट करें और ताकि उसको टाइम के साथ उस चीज़ को दुरुस्त कर लिया जा सके। ये ओवरऑल एक पाकिस्तान के अंदर जो हमारा सर्विस स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का रेलवेज़ का, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने इसको भी याद कर लेना है
रेल और रोड ट्रांसपोर्ट का कंपैरिजन, यानी रेल ट्रांसपोर्ट जो है उसका क्या फ़ायदा है और उसका क्या नुकसान है। यानी ओवरऑल जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सस्ता ज़रिया है, आसान है, महफूज है और जल्दी से इसमें ज़्यादा सामान को हम एक जगह दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। और इसी तरीके के साथ कुछ फ़ायदे हैं और कुछ इसके नुकसानात भी हैं जिनको हमने रोड ट्रैफिक के साथ कंपेयर कर लेना है और इनका आपस में एक कंपैरिजन बना लेना है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो रेलवेज के इंट्रोडक्शन के अंदर ये लेक्चर यहाँ पर हमारा क्लोज हो रहा है। इसमें मैं आपको फ़िलहाल असाइनमेंट नहीं दे रहा, जस्ट आप लोगों ने इसकी रीडिंग कर लेनी है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको किसी भी इस टॉपिक में आ रही है तो आप लोग मुझे किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।